ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना के इस दौर में जब हम किसी के कोरोना से संक्रमित होने की खबर सुनते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन जब सदी के महानायक संक्रमित हो जाते हैं तो ये दुख चिंता में बदल जाता है। और अमिताभ बच्चन ने तो कोरोना जागरूकता अभियान का भी वो हिस्सा रहे हैं। शायद इसीलिए उन्होंने कहा था, गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जज्बा है, फिर उभर आएगा, गुजर जाएगा, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। आज कोरोना वॉरियर खुद कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन इस घड़ी में भी उन्होंने लोगों से संयमित रहने और पैनिक न होने की अपील की है। हम सभी उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। जी हां श्रोताओं, इसलिए इसी उम्मीद का दामन थामे हम आपसे कह रहे हैं कि इस समय जबकि देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना से ठीक होने वाले लोगों का प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए हम भी आकाशवाणी के माध्यम से हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम कोरोना जागरूकता के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम के द्वारा आपकी सभी शंकाओं का समाधान कर सकें और आपकी सवालों का सही जवाब दे सकें। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, अब कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर अनुपम, आज की चर्चा की शुरुआत स्वास्थ्य विभाग के कुछ आंकड़ों से करते हैं जो हमें कुछ राहत जरूर पहुंचाएंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 2,42,000 से अधिक हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो इसके दौरान 19,000 से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने की जो दर है वो 62% से ज्यादा हो गई है। देश में 5,34,000 से अधिक कोविड के मरीज उपचार के बाद ठीक भी हो चुके हैं। आप इन आंकड़ों को किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छी बात है आपने जो आंकड़े बताए। हालांकि आंकड़ों को मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन हाँ, ये जो आपने आंकड़े बताए ये हमारे लिए प्रोत्साहन का स्रोत हैं और मैं कहूंगा कि इससे बहुत ये पता चलता है कि काफी लोग जो कोरोना से संक्रमित हैं वो ठीक हो रहे हैं। तो इनको जो है पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए और मेरे ख्याल से जो है हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हम जो है कोरोना से जूझ सकते हैं और अच्छे से ठीक हो सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से देखूंगा कि हाँ, इतने नंबर ठीक हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, संख्या में कई लोग जो है ठीक हो जाएंगे। इसलिए जी, क्योंकि इसको लेकर हम आंकड़ों की बात इसलिए भी करते हैं, ठीक होने की दर इसलिए भी लोगों को रोज बताते हैं क्योंकि एक हम देखते हैं कि लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो आप उस स्थिति को कैसे कहेंगे कि लोग इससे कैसे इसका मुकाबला करें? देखिए, इस मामले में मैं आपको कहूंगा कि जो आंकड़े हैं आपके, उसको अगर आप देखिए तो ये 2 लाख का आंकड़ा कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। हमारे भारत की जो आबादी है आज की तारीख में 138 करोड़ है जी। तो उस मामले में मैं कहूंगा पिछले 4 महीने से जो पूरी जनता का सहयोग है, जो सरकारें इतना काम कर रही हैं, जो कोरोना वॉरियर्स जैसे आपने कहा वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उस मामले में मैं कहूंगा कि हम लोग बहुत ही जो सक्रिय रूप से काम कर पाए हैं और पूरी आबादी ने काफी सहयोग दिया है और उसके मद्देनजर रखते हुए ही मैं कहूंगा कि 138 करोड़ में से अगर सिर्फ 2 लाख रुपए लोग जो है या 2.25 लाख लोग जो हैं वो अभी संक्रमित हुए हैं तो कुछ भी नहीं है और हमने काफी हद तक लॉकडाउन में भी सहयोग देकर के और काफी हद तक इसको कंट्रोल किया है। तो जो आंकड़े हैं मैं जरूर कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमें प्रोत्साहन मिलना चाहिए और हमें आगे अब जब अनलॉक शुरू हो गया है तो उस समय हमें इसको बहुत तवज्जो देनी चाहिए और हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जितना प्रयास हमने अभी तक किया है
अब हम उससे कहीं ज्यादा प्रयास करके कोरोना की रोकथाम को या कोरोना जिस दर पे बढ़ रहा है उसको इससे और कम वेग पे बढ़ने के लिए हम प्रयास करेंगे। और डॉक्टर अनुपम, हम ये देख रहे हैं कि किस तरह कोरोना संक्रमण किसी से भेदभाव नहीं करता, किसी को भी हो सकता है। अब जैसा कि हमने मुंबई में देखा कि ये धीरे धीरे पॉश इलाकों में भी तेजी से फैल रहा है, आप क्या कुछ कारण मानते हैं इसका? देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में जैसे हम विश्व को कहते हैं ग्लोबल विलेज है कि एक पूरा जो है आप कभी भी आज यहाँ से अमेरिका 12 घंटे में आप पहुंच जाते हैं, वैसे ही आज की तारीख में अब जो है ऊंच नीच जो है वो काफी कम हो गई है भारत में। और भारत में सारे ही जो वर्ग हैं उनका आपस में मिश्रण बहुत ज्यादा है। तो जो ऊंचे तबके के लोग हैं या जो नीचे तबके के लोग हैं वो आज की तारीख में सोसाइटी जो हमारा समाज है वो इतना ज्यादा बुना हुआ है, एक दूसरे से इतना ज्यादा हिला हुआ है कि अलग नहीं कर सकते हैं। और जो कोरोना वायरस है ये एक अलग, जैसे बाकी सारे वायरस हैं वैसे ही ये एक तरह का वायरस है। तो बीमारी कभी भी भेदभाव नहीं करती है जी। जैसे पहले हम लोग मानते थे कि टीबी का इन्फेक्शन जो है नीचे तबके के लोगों में ज्यादा होता है, ऊपर नहीं होता। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ अब वो सबको एक साथ अफेक्ट करता है, एक सा करता है। वैसे ही कोरोना वायरस भी भेदभाव नहीं कर रहा है, ये हमने देखा ही है, आजकल हम लोग सब देख रहे हैं और पता भी है। तो मेरे ख्याल से ये तो बीमारी है और बीमारी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। और जैसे लोग, हर तरह के लोग, हर वर्ग के लोग निकल रहे हैं बीमारी से, वैसे ही अभी जैसे पॉश लोग भी हैं, पॉश इलाकों में जैसे हो रहा है, तो वहां के भी लोग अच्छे से निकल करके आएंगे, मेरी पूरी जो है, मेरा ये मानना है। और डॉक्टर अनुपम, अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो देश में टेस्टिंग का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर रहा है और अब हम 1.25 करोड़ तक टेस्ट कर चुके हैं। और पिछले 24 घंटों के दौरान 2,80,000 से भी ज्यादा सैंपल्स की जांच की गई है। अगर हम इसको प्रति 10 लाख व्यक्तियों पे कोविड टेस्टिंग की बात करें तो 8,000 से भी ज्यादा है। तो अब हम क्या प्रोएक्टिव टेस्टिंग भी कर रहे हैं और क्या इसलिए भी मामले ज्यादा हमारे पकड़ में आ रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है, क्योंकि हम अगर देखेंगे तो पिछले 4 महीने में जो हम लोग जब ये कोरोना से जूझ रहे थे तो कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि हम लोग जो है टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं ज्यादा, इसलिए हमें केसेस पता नहीं चल रहा है। और सरकार ने हमेशा ये कहा जब जरूरत पड़ेगी तो हम बढ़ाएंगे और जरूर करेंगे। तो पिछले 4 महीने में जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, आज की तारीख में जो आपने ये स्टैटिस्टिक्स, जो आंकड़े आपने बताए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि आज की तारीख में हम इतने टेस्टिंग कर रहे हैं और इससे हमें संक्रमण का पता चल रहा है और हमें संक्रमण को रोकथाम करने में भी बहुत मदद मिल रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और आज की तारीख में मैं मानूंगा, जैसे आप पर 10 लाख पॉपुलेशन, आप प्रति 10 लाख पॉपुलेशन आप बता रहे हैं, आबादी के हिसाब से कितने टेस्टिंग हो रहा है, ये जो है ये कई अच्छे जो देश हैं, जो काफी प्रोग्रेस देश हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उनके मुकाबले में भी ये कहीं अच्छी दर है, जो मैं कहना चाहूंगा। जी। और डॉक्टर अनुपम, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो अगर कोई मरीज रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो क्या उसका आरटी-पीसीआर टेस्ट करना भी जरूरी होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपने पूछा है। इसके 2 पहलू हैं। मैं आपको एक चीज जो आपने पूछी है वो तो जरूर बताऊंगा कि जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है, जो ये हमारा आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसने ये सब में करने के लिए नहीं कहा है और उसका एक कारण है, उस पर मैं अभी आता हूँ। लेकिन जो आपने कहा है, अगर ये मान लीजिए किसी को टेस्ट करते हैं हम रैपिड एंटीजन टेस्टिंग से, देख एंटीजन टेस्टिंग होती है कि एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है, लेकिन एंटीजन टेस्टिंग जो है वो डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होती है कि हाँ हमें पता करना है कि कोरोना है ऐसे या नहीं। तो अगर वो पॉजिटिव आती है, जैसा कि आपने कहा, तो अगर वो पॉजिटिव आती है तो हमें उसके बाद आरटी-पीसीआर टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। ये एक रैपिड एंटीजन टेस्टिंग अपने में ही बहुत अच्छा टेस्ट है और ये हमें बता देता है, अगर पॉजिटिव आता है, कि हाँ हमें अब आरटी-पीसीआर की जरूरत नहीं है और कोरोना से हम ग्रस्त हैं। लेकिन जो दूसरी चीज है कि अगर ये नहीं आती है पॉजिटिव, निगेटिव आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना से हम ग्रस्त नहीं है, तो फिर हमें आरटी-पीसीआर कराना पड़ेगा। डॉक्टर अनुपम, अब बात करेंगे लेकिन नेगेटिव में, हाँ जी। और अब हम बात करते हैं एक एडवाइजरी की। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि कोविड-19 जांच के लिए सभी थेरेपी का जो यूज है वो केवल उन स्वास्थ्य केंद्रों में ही होना चाहिए जहां रोगियों पर समुचित निगरानी रखी जा सकती है। आज आईसीएमआर और एम्स ने ऑक्सीजन थेरेपी है, स्टेरॉयड है और इन सब चीजों पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की है। और उन्होंने एक सिफारिश और भी की है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य परामर्श की सिफारिश की है उन्होंने। तो कोविड के केस में जो मेंटल हेल्थ है वो आज एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है।
ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। इसमें मैं जो हूँ, कई लोगों से आज भी मैंने बात की, तो मैं एक चीज कहता हूँ हमेशा कि कोरोना वायरस की जो बीमारी है वो एक बीमारी सिर्फ स्वास्थ्य की बीमारी नहीं है, सेहत की नहीं बीमारी है। उसके ज्यादा जो है, उससे जो है एक ये मानव जाति के लिए एक बहुत ही परीक्षा का समय है, जिसको मैं कहूंगा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जी। क्योंकि ये जो है, जो आपने कहा बहुत ही सही है कि ये मस्तिष्क पे बहुत असर करता है। ये नहीं कि ये वायरस मस्तिष्क को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन ये है कि ये वायरस की वजह से अगर एक आदमी है तो संक्रमण इतना ज्यादा है, घर में एक आदमी को होता है तो बाकी सबको होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है जी। इसलिए अगर एक भी आदमी पॉजिटिव हो जाता है तो बाकी सब पे प्रेशर हो जाता है। इसीलिए अगर घर में मतलब मोहल्ले में किसी एक आदमी को हो गया तो उसके आसपास के घर के लोग जो है, मोहल्ले के बाकी सारे घर जो हैं, वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल मैं सही मायने में कहता हूं कि मानव के लिए जो है, मानव जाति के लिए एक बहुत ही परीक्षा का समय है और जो है हमें मेंटली टफ होना पड़ेगा, हमें मानसिक तौर पे बहुत ही ज्यादा जो है मजबूत होना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर अनुपम आपने यहाँ पे हमारे श्रोताओं को बताई है कि अगर हम मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो हम इसका मुकाबला बहुत आसानी से कर पाएंगे। और अब बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं और हमारी फोन लाइन खुल चुकी हैं। और सबसे पहले हम रुक करेंगे महाराष्ट्र का, जो सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य है, वहां पे हम बात करेंगे अरुण जी से, यवतमाल में। हेलो अरुण जी, नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। ये जो ऐसा जो पेशेंट है जिनको सिम्टम नहीं है कोरोना के जी, लेकिन फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है टेस्ट में, तो ऐसे लोगों से कोरोना फैलता है क्या सर जी? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इन्होंने पूछा है कि एसिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं उनसे कोरोना कैसे फैलता है। देखिए, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बहुत सही है। ये वायरल डिजीज जो होती है, कोरोना वायरस एक वायरस है और जो वायरल डिजीज है इनमें कई जो है सब क्लिनिकल या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होते हैं, जिनमें मरीज को खुद पता नहीं होता है कि इन्फेक्शन है और वो कई बार खुद ब खुद ठीक भी हो जाते हैं। 99% लोग जिनको एसिम्प्टोमेटिक होता है वो ठीक भी हो जाते हैं। तो ये सिर्फ कोरोना वायरस के साथ नहीं, लेकिन कई अलग वायरल डिजीज में भी होता है ये। तो लेकिन ये है कि हाँ, अगर इनको वायरस है शरीर में तो संक्रमण के चांसेस रहते हैं। हालांकि इन लोगों में संक्रमण के चांसेस कम होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिनको सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये है कि इनका क्योंकि पता नहीं चलता तो इसलिए फिर भी दिक्कत रहती है। तो ध्यान तो रखना पड़ेगा और 3 चीजें जो जरूरी हैं, अपना हाथ धोते रहें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस मतलब 1 से 2 मीटर का जो है फासला रखें। ये लोग भी जो संक्रमित हैं और जो लोग इनके आसपास हैं वो भी। अच्छा डॉक्टर अनुपम, यहाँ पे एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, लक्षण नहीं है जिनके अंदर, तो क्या ये वायरल लोड भी डिसाइड करता है कि अगर वायरल लोड कम है तो उतने सिम्टम्स उसके अंदर आ नहीं पाए, और अगर बहुत ज्यादा वायरल लोड है तो उसके अंदर सिम्टम्स आते हैं? क्या कुछ ऐसा भी क्लासिफिकेशन है? हाँ सिद्धार्थ जी, बहुत तकनीकी सवाल पूछा है आपने, लेकिन मैं फिर भी इसको जवाब देता हूँ। ऐसा है कि 100% नहीं है ऐसा। हालांकि हम मानते यही है कि जिन लोगों को एसिम्प्टोमेटिक है उन लोगों में वायरल लोड कम है, लेकिन ये है कि फिर भी 100% ये सच नहीं है। कुछ एक लोग रहेंगे ऐसे जिनमें एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं जो, और जिनमें वायरल लोड फिर भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो ये क्योंकि अपने शरीर के इम्यून सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, इसलिए हर आदमी जिसको कि एसिम्प्टोमेटिक है, जिसको कि बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है, लक्षण नहीं है कोरोना वायरस के, वो जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल ही जो है उसमें वायरल लोड कम हो, वो फिर भी वायरस फैला सकता है। इसीलिए एक सुपर स्प्रेडर का पहले कॉन्सेप्ट था। कुछ लोग कम हैं, कैरियर रहे हैं और उन्होंने स्प्रेड ज्यादा किया है। जी। और डॉक्टर अनुपम, महाराष्ट्र के बाद अब हम रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, रीवा का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राम जी। हेलो राम जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी जी सर जी, नमस्ते, और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्ते जी सर, मैं खैर मजियार, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से राम जी गर्ग बोल रहा हूँ। सर ये प्रश्न है कि कितने टेम्परेचर का बुखार कोरोना का लक्षण हो सकता है? दूसरा एक चीज और एक प्रश्न है सर जी कि क्या एक दूसरे के पसीने से भी कोरोना हो सकता है?
जी डॉक्टर साहब, इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है। एक तो आपसे बुखार के बारे में, किस तरीके से ये चलता है, बहुत हाई फीवर आता है या मॉडरेट भी रह सकता है, और दूसरा जो इनका सवाल है कि पसीने से हो सकता है क्या। और कई बार अपने आजकल जैसे गर्मी का और उमस का मौसम है, तो कई बार पसीना जो है, अगर हम मास्क लगाए होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो हमारा ही पसीना जो है निकल के वो हमारे जगह जगह होंठ पे या अन्य जगहों पे जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत सही बात है। और इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि जो पसीने से ऐसे नहीं फैलता है वो बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, बुखार का जहां तक आप कह रहे हैं, बुखार सबसे ज्यादा देखा गया लक्षण है कोरोना वायरस का। तो जितने भी विश्व भर में काफी लोगों को देखा गया है, तो बुखार बनिस्बत ये है कि समझिए कि बुखार तो देखा ही गया है। लेकिन हाँ, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, कुछ एसिम्प्टोमेटिक जिनमें लक्षण नहीं होते हैं, तो उनमें हो सकता है बुखार भी ना हो। लेकिन यह है कि बुखार कई लोगों को ऐसा है, जिन लोगों को बुखार आता है उन लोगों को हल्का भी रहता है, और कई लोगों को बुखार जो है वो टूटता नहीं है, बहुत लंबा बुखार चलता है, 10-10, 12 दिन भी बुखार चला है, और 102, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी बुखार गया है। तो इसका कोई ये नहीं है कि बुखार आएगा ही, और बुखार आएगा तो कितना आएगा, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, हल्का भी रह सकता है। और पसीने से नहीं फैलता है, क्योंकि जो इसका संक्रमण का जो माध्यम है वो हमारी सांस है। तो अगर हमारे फेफड़े सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, तो उनसे अगर हम खांसेंगे या बोलते समय हमारे मुंह के थूक निकलता है, तो ही उससे हमारा संक्रमण होगा या छींक आती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मास्क पहने रखें, या फिर जो है गमछा या रूमाल अपना बांध करके रखें, तो संक्रमण नहीं होगा। पसीने से जो है बहुत ही कम चांस है कि संक्रमण होगा, पसीने से संक्रमण होने की संभावना नहीं है। जी। और डॉक्टर साहब, अब हम रुख करेंगे उत्तर प्रदेश में बलरामपुर का, जहां से हमारी बड़ी नियमित श्रोता हैं रिंकी, वो जुड़ चुकी हैं। रिंकी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वागत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ सर, राम राम। जी राम राम। सर मैं डॉक्टर साहब को भी राम राम करना चाहूंगी। हाँ, राम राम जी। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे विश्व स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सर मतलब कोरोना जो वायरस है उसके कुछ मतलब ऐसे वो पाए गए हैं तथ्य कि सर वो हवा में फैलता है, कहाँ तक सत्य है। और सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो हमारे कोरोना वेरिएंट है सर, वो इससे बेटर मतलब अपने लिए कौन सा बचाव करें, आप उनके लिए। जी डॉक्टर साहब, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रिंकी जी ने पूछा है कि क्या हवा से भी फैल सकता है कोरोना, क्योंकि इसको लेकर WHO में बहुत सारे पेपर सबमिट हुए, और WHO ने यह भी कहा है कि वो बाद में इसका स्पष्टीकरण और इसके बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है और सवाल बहुत अच्छा है। मैं फिर कहूंगा कि अच्छी बात है कि हमारी जनता में इतनी अवेयरनेस फैल रही है, इतनी जागरूकता आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसको अभी ये नहीं समझें कि ये हवा में फैलता है। इसका जो है ये भी बिल्कुल तकनीकी जो इसका जो वो है उद्देश्य है, मैं ये कहूंगा कि जो हमारे ICU हैं अस्पताल में, जो हमारे जहाँ पे हम लोग प्रोसीजर्स नेबुलाइजेशन वगैरह करते हैं, इंट्यूबेशन वगैरह करते हैं, उन जगहों पे जो है एरोसॉल बनता है, तो वहां पे सस्पेंडेड रहने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो वहां पे हवा में इसका माना गया है कि ये कुछ घंटे रहता है वहां पे। और जो अभी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रही हैं रिंकी मैडम, तो उसमें जो है वो बहुत जरूरी है। उसमें भी जो कहा गया है वो एप्लीकेबल इसलिए है कि जहां पे कोई संक्रमित मरीज रखा गया है, अगर वो क्लोज्ड कमरे में है जहां हवा नहीं आ रही है या खिड़की दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, तो उस संक्रमित व्यक्ति को अगर बंद जगह पे रखा हुआ है, तो उस कमरे में संभावना है कि वहां पे संक्रमण फैल सकता है और हवा में रह सकता है। और ये बहुत लाजिमी भी है। अगर आप कॉमन सेंस से सोचें भी, तो अगर हम खांस रहे हैं और अगर हम छींक रहे हैं या हम बोल रहे हैं और एक कमरे में हम बंद रहते हैं, वहां हवा का आदान प्रदान नहीं होता है ज्यादा, या धूप नहीं आती है, तो चांसेस ये है कि हवा में जो है सक्रिय रहेगा वायरस ज्यादा देर तक। तो इसलिए जरूरी है कि इसीलिए पहले भी कहा जाता था कि जो भी संक्रमित मरीज के साथ ध्यान दे रहा है, उनका केयर गिवर है जो उनको ध्यान रख रहा है, वो जो है वो हमेशा मास्क पहने और अपने हाथ धोते रहे। तो इससे घबराने की बात नहीं है। जो है क्राउडेड प्लेसेस में वैसे भी मास्क लगा करके जाएं। अगर आप मास्क लगा करके जाएंगे तो ये सब एरोसॉल और हवा में जितना भी है, आप हमेशा बचे रहेंगे। और अब हम डॉक्टर अनुपम रुख करेंगे बड़ौत उत्तर प्रदेश का, जहां से हमारे साथ महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। हेलो महेश जी, नमस्कार। अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार जी। कोरोना के पेशेंट
किस आधार से ठीक हो रहे हैं? कोई दवाई भी नहीं है। वैक्सीन कब तक आने की संभावना है? जी डॉक्टर साहब, 2 सवाल पूछा है। एक तो लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं अगर वायरस का संक्रमण है तो अपने आप कैसे ठीक हो रहे हैं, और दूसरा वैक्सीन कब तक आ जाएगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा सिद्धार्थ जी आपने कि कई मरीज जो हैं मेरे 80% तक लोग जो हैं वो बिना इलाज के ठीक होने की संभावना है उनकी, और ठीक हो रहे हैं। और कई शोध भी चल रहे हैं, और कई दवाइयां जो हैं जो शोध में थी उनको इमरजेंसी अप्रूवल भी दे दिया गया है, जिससे कि जो मरीज जो माइल्ड नहीं है, मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी में है, जो गहन कैटेगरी में आते हैं, गहन वर्ग में है, उनको जो है उनको इलाज के लिए वो दवाएं उपलब्ध हों। और ये जानकर के श्रोताओं को बहुत खुशी होगी कि कई दवाइयां ऐसी जो हैं जो कि इमरजेंसी यूज के लिए ऑथोराइज की गई हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी और आईसीएमआर और ये जो है केंद्र सरकार ने भी, वो जो है भारतवर्ष में उपलब्ध हैं और इस्तेमाल भी हो रही हैं। लेकिन वो जैसा कि सिद्धार्थ जी ने शुरू में कहा था, ये बहुत जरूरी है कि उनको इस्तेमाल करने के लिए जरूरी जब हो तभी किया जाए, और माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केसेस जिनमें लक्षण नहीं है उनके लिए कतई ना किया जाए। अगर सैचुरेशन कम होती है 95% से, तभी डॉक्टर के यहाँ भर्ती होकर के तब जरूरत हो तभी इस्तेमाल की जाए इनकी, नहीं तो नहीं यूज की जाए। ये बहुत जरूरी है जानना सबके लिए। और डॉक्टर अनुपम, अब हम रुख करेंगे बिजनौर का, जहां से हमारे साथ आसिफ चौधरी जी जुड़ चुके हैं। हेलो आसिफ जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आदमी कोरोना से जब हो जाता है तो उसकी क्या क्या पहचान होनी चाहिए? जी, कोरोना के क्या लक्षण हैं, बेसिकली ये पूछना चाहते हैं। देखिए, कोरोना एक साधारण बुखार है, इसको वैसे ही समझिए। तो बुखार सबसे जरूरी है। कोरोना में बुखार जो है बहुत मरीजों में होता है, 2/3 तक मरीजों में तो मिलता ही है। और कुछ लोग हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया, कुछ लोगों को कोई भी जो है लक्षण नहीं होता और वो वैसे भी ठीक हो जाते हैं। और इसके अलावा बदन दर्द, खांसी, सूखी खांसी, ये जरूरी है, ये कई लोगों में देखी जा रही है। और इसके अलावा जो कि लक्षण, ये तो वैसे किसी भी वायरल में हो जाते हैं, नजला जुकाम तो वैसे भी आजकल मौसम बदल रहा है तो हो जाता है, लेकिन 2 चीजें देखी गई हैं मरीज के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जो है स्वाद का गायब हो जाना, और दूसरा कि जो सूंघना है, सूंघने की शक्ति वो भी खत्म हो जाती है। तो कई मरीजों में बुखार नहीं उन लोग अप्रिशिएट कर पाए, उनको नहीं पता चला कि उन्हें बुखार है, लेकिन उनकी सूंघने की शक्ति चली गई या स्वाद चला गया बिल्कुल भी जी। तो ये ऐसे 2 लक्षण हैं जो अभी तक हमने बाकी वायरल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो वायरस से होते हैं वाली जो संक्रमण है, उनमें नहीं देखे गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस में देखे गए हैं। और ये हमें भी शुरू में नहीं पता था जब कोरोना वायरस आया था। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने देखा और बाकी जो विश्व भर में जो देश हैं उनसे हम लोगों की बातचीत हुई तो हमें पता चला, और हमारे मरीजों में भी हमने देखा कई लोगों में ये चीजें हैं। तो डॉक्टर यहाँ पे क्या पूरा टेस्ट खत्म हो जाता है या पूरा टेस्ट खत्म हो जाता है? मेरे एक मरीज ने मुझे कहा कि वो जो है चमड़ी जैसा लगता है जब हम चबाते हैं तो। अच्छा, मतलब मीठा और नमकीन का भी जो भेद है वो खत्म हो चला जाता है। हाँ जी। और सूंघने की भी स्मेल ऐसी चली जाती है, जो मेरे एक मरीज हैं कहते हैं कि हम गुलाब को सूंघते थे कि गुलाब में आए खुशबू, लेकिन गुलाब की जरा सी भी हमें खुशबू नहीं आती थी। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई, क्योंकि कोरोना के ये जो नए लक्षण आ रहे हैं इसके बारे में भी लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। सिर्फ बुखार या खांसी ही एक ऐसा सिम्टम नहीं है जिसके आधार पर आप ये बताएं कि कोरोना है किसी को। और डॉक्टर साहब, अब हम रुख करते हैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश नीमा जी। हेलो राजेश जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आकाशवाणी परिवार और आदरणीय डॉक्टर साहब को सादर नमस्कार करता हूँ। और मैं प्रश्न पूछता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि इस कोरोना काल में लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर वालों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जी डॉक्टर साहब, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि जो लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं या हाइपरटेंशन जिनको है, या इवन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क वाले पेशेंट्स, उन्हें अपना ख्याल कैसे रखना है? देखिए, बहुत जरूरी है ये चीज। जो लोग साधारण हैं, युवा हैं और जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनमें जो है कोरोना वायरस का असर बहुत ज्यादा जो है नहीं देखा जा रहा है। वो लोग सब ठीक हो रहे हैं, 99% मान लीजिए कि वो लोग ठीक हो जाते हैं।
लेकिन जिनमें जैसा कि आपने पूछा, वो जो लोगों को शुगर के मरीज हैं, जिन लोगों को दिल की बीमारी है या जिन लोगों को उच्च रक्तचाप रहता है, मतलब कि ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, या फिर जिनकी उम्र ज्यादा है, वृद्धावस्था है, तो ये 4 श्रेणियां और एक अगर वजन ज्यादा है, मोटापा, ये 5 श्रेणियां ऐसी हैं जिनमें अगर कोरोना वायरस का संक्रमण हो रहा है तो हम लोग जो है जटिलताएं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, संक्रमण की जटिलताएं ज्यादा देख रहे हैं और उन मरीजों में कई बार जो है मतलब हम लोग जो है बैटल जो है लड़ाई हार भी जाते हैं। तो ये जरूरी है, तो इससे बचने के लिए ये जरूरी है कि अभी तो एकदम से हम बचाव नहीं कर सकते इसका, लेकिन ये है शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी की जो दवाएं हैं वो नियंत्रित लें और इनको कंट्रोल करके रखें। और आगे के लिए ये इसका लेसन है कि आगे के लिए ये सब बीमारियां हम आने ही नहीं दें, और अगर आए तो अपना जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा रोजमर्रा की जो चलने फिरने की चीजें हैं, वो हम ध्यान रखें जिससे कि हमेशा ही नियंत्रित रहें ये चीजें। जी, बहुत अहम जानकारी डॉक्टर अनुपम आपने हमारे श्रोताओं को दी। और अब हम रुख करते हैं देवरिया उत्तर प्रदेश का, जहां से हमारे साथ बलराम यादव जी जुड़ चुके हैं। हेलो बलराम जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। हेलो, हाँ जी बलराम जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, मेरा नाम बलराम यादव है, ब्लाइंड पर्सन हूँ जी। मैं जानना चाहता हूँ सर, क्या कोरोना हवा द्वारा भी फैल सकता है? जी डॉक्टर साहब, आपने वैसे तो इसका जवाब पहले भी दिया है, लेकिन एक बार दोबारा से बता दीजिए क्या हवा से कोरोना का संक्रमण देता हूँ। देखिए, आप जो है इसको नहीं ये मानिए कि ये हवा से फैलेगा ऐसे, लेकिन आएगा तो हवा से या किसी के हाथों से ही। तो हमेशा ये ध्यान रखें, क्योंकि आप देख भी नहीं पाते हैं, तो एक चीज मैं कहूंगा कि हमेशा मास्क पहन करके रखें या गमछा या रुमाल बांध करके रखें। अपने हाथ हमेशा धोएं, क्योंकि आपकी कोई मदद करेगा तो वो आपको छुए अगर, तो उसके बाद फौरन आप अपने हाथ धोएं, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और जब तक जरूरी हो तो आप लोगों से संक्रमण से बचने के लिए दूर रहें। जी डॉक्टर साहब, और हवा से तो कुछ एक फैल भी सकता है, जो 1% जो वातावरण में मैंने बताया था कि बंद कमरे में अगर संक्रमित मरीज है तो फैल सकता है, तो उससे बचने के लिए भी आपको गमछा या रुमाल या मास्क पहने ही रहना जरूरी है। चाहिए। डॉक्टर अनुपम, चलते चलते अब हमारे एक श्रोता और हैं, आखिरी सवाल आज का ले लेते हैं। बिहार से संदीप कुमार रोशन जी जुड़ चुके हैं। हेलो संदीप जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए संक्षिप्त में। जी सर, मैं संदीप कुमार रोशन दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल है कि यदि गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव होती है तो क्या उसके बच्चे में भी पॉजिटिव होने का चांस रहता है? जी, बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहेंगे आपसे। देखिए, ऐसा है कि जो गर्भवती महिलाओं में देखा गया है अभी कोरोना, उससे अभी तक गर्भ के को कोई जो है दिक्कत नहीं देखी गई है, कोई जटिलताएं ऐसी नहीं देखी गई हैं। जो है बच्चे में संक्रमण होने के चांसेस रत्ती भर भी नहीं है। एक ही केस अभी रिपोर्ट हुआ है, वो ये नहीं है कि माँ को कोरोना हो गया है इसलिए वो उससे बच्चे को कोरोना हुआ है। तो मेरा मानना है कि आप इससे बेफिक्र होकर के जो चल रहा है अपना नियमित तरह से खाना पीना उनका दिलाएं और जो दवाएं डॉक्टर साहब बताएं वो दिलवाएं। कोरोना से भयभीत ना हो गर्भवती महिलाओं के लिए। जी, तो श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर अनुपम, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ खास टिप्स देना चाहेंगे? मैं बस 1-2-3 चीजें कहूंगा संक्षेप में। एक चीज, जैसे मैंने कहा, दूरी बना करके रखें, मास्क लगाएं और हाथ धोते रहें। दूसरी चीज कि जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनसे जो है दूर ना भागें, उनको ध्यान करके रखें, क्योंकि वो हमारे समाज के लिए कल प्लाज्मा डोनेट करने के लायक होंगे और वही हम लोगों की मदद करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर अनुपम, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, जरूरी है सबको साथ लेकर के चलें। जी, बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया आपने। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी भी है। अपना हौसला यूं ही बनाए रखिए, आप स्वस्थ रहिए और खुद जागरूक रहते हुए दूसरों को भी जागरूक रखिए। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर अनुपम प्रकाश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं
पता है AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।